जीब्रस क्या है ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या काम करता है। ठीक है, आपको सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखना है कि जीब्रस एक डिजिटल स्क्रप्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम 3D मॉडल्स को क्ले की तरह शेप और डिटेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीब्रस का यूज कहां होता है। तो देखिए, आप ऑलरेडी, मैं इतना मानता हूं कि आप मूवीज देखते होंगे, आप गेम्स खेलते होंगे, तो उन मूवीज और गेम में आपने कैरेक्टर मॉडलिंग का काम जरूर देखा होगा। देखिए, कैरेक्टर मॉडलिंग का मतलब होता है कि गेम्स में या मूवीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका फेस बनाया जाता है, उनके मसल्स बनाए जाते हैं, उनके रिंकल्स बनाए जाते हैं, उनके स्किन पे डिटेलिंग दी जाती है। ठीक है, इन सभी डिटेलिंग के लिए जीब्रस का यूज करना होता है। इसके अलावा क्रिएचर की जो डिजाइन होती है, जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं, एलियंस होते हैं, डायनासोर्स होते हैं, या कोई फैंटेसी क्रिएचर्स होते हैं, उन सब के लिए भी जीब्रस का यूज किया जाता है। तो फिल्म और वीएफएक्स में डिटेल कैरेक्टर बनाने के लिए या गेम्स में डिटेल कैरेक्टर बनाने के लिए हम जीब्रस का यूज करते हैं। इसके अलावा आज के समय में फिजिकल ऑब्जेक्ट को 3D प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना होता है, वहां पे भी जीब्रस आपके काम आता है। ठीक है, तो अब यहां तक आप समझ चुके होंगे, पर आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जीब्रस क्या माया, 3ds मैक्स या ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर देगा? तो एग्जैक्टली इसका जवाब अभी के लिए तो नहीं है, क्योंकि माया, 3ds मैक्स, ब्लेंडर जैसे जो सॉफ्टवेयर है उनका जो फोकस होता है ना, वो ब्रॉडर एरिया पे होते हैं, यानी 3D के वर्कफ्लो पे होता है। और जीब्रस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है आपका स्क्रप्टिंग और डिटेलिंग। ठीक है, यानी कि आपने माया पे अगर कोई कैरेक्टर बनाओगे तो आप एक बेसिक मॉडल बना सकते हो, बट उसमें डिटेल ऐड नहीं कर सकते। यानी कैरेक्टर के फेस पे, जैसा मैंने बताया आपको, रिंकल्स चाहिए, पोर्स चाहिए, स्किन का फोल्ड करना है, मसल्स चाहिए, स्कार्स चाहिए, फाइन डिटेलिंग करना है, तो वो काम आप जीब्रस पे कर सकते हो, जबकि माया, ब्लेंडर, 3ds मैक्स पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और जीब्रस के इंटरफेस को समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी हमने बेसिक फंडा समझ लिया कि जीब्रस है क्या, कहाँ यूज होता है। अब आपको इस सॉफ्टवेयर को सीखना है तो इसके इंटरफेस को जानना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे और इंटरफेस पे मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको ये थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके इंटरफेस को देख करके ही डर जाते हैं और उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है इस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को देख करके, क्योंकि ये ना तो माया की तरह है, ना जीब्रस आपके मैक्स की तरह है, ना फोटोशॉप प्रीमियर की तरह है, तो इसलिए थोड़ा सा ये नया लगता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें सबसे पहले तो टॉप सेल्फ को समझ लेते हैं। जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मेन्यू बार दिख रहा है। ठीक है, अभी आपका काम क्या है? सारे मेन्यू को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने का मतलब एक एक बार आप सारे मेन्यू को जा करके रीड आउट करो, देखो, समझो, अपने दिमाग में बैठा लो कि ओके ये सारे मेन्यूज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे फाइल है, एडिट है, ड्रॉ है, टूल है, ट्रांसफॉर्म है, स्ट्रोक है, अल्फा है, टेक्सचर है, लाइट है, रेंडर है, ये सारे मेन्यूज हैं। अब ये सारी चीजें तो मुझे भी पता है कि आप याद नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे जब आप यूज टू होते जाएंगे तो आपको मेन्यूज आपके मेमोरी में सेव होता जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया कि मेन्यूज इसमें होते हैं। अब इसके अलावा इसमें होता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में जब आप जाते हैं और एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? कैनवास मिलता है। इसी कैनवास पे हम अपने टूल्स का यूज करके मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टूल्स और कैनवास एक्चुअल में, यानी टूल्स और डॉक्यूमेंट दोनों अलग चीज है। ठीक है, तो टूल्स क्या है? यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सब टूल्स है। देखिए, टूल्स का मेन्यू यहाँ पे है, या फिर आप चाहें तो टूल मेन्यू यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम चीज है दोनों। ओके, तो जैसे आप टूल पे आते हैं, आप देखें यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हम प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बस इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। उसके बाद आपको टी प्रेस कर देना है। टी प्रेस करते ही आप एक्चुअल में 3D कैनवास में पहुंच जाओगे। और अगर आप टी प्रेस नहीं करोगे और मॉडल क्रिएट करते रहोगे, यानी टूल्स का यूज करते रहोगे, तो आप 2D कैनवास में ही रहोगे। ठीक है, तो ये था सिंपल सा प्रोसेस कि आपको किस तरीके से 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जो भी टूल यूज करेंगे आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, देखें आप, ये 3D मॉडल आपका यहाँ पे रेडी होता जा रहा है। ठीक है, इन सारे टूल्स को आप अच्छे से एक्सेस करके देख लें। अगेन इसको भी आप अपने माइंड में बैठा लें, क्योंकि यही प्रिमिटिव है और यहीं से चीजों की शुरुआत होगी। ठीक है,
अभी ये जो है ये केवल एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये स्कल्प्ट के लिए प्रॉपर प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, यानी इस पे स्कल्प्टिंग अभी अच्छे से नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसको अच्छे से स्कल्प्ट करें तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा नेविगेशन को ही समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 3D ऑब्जेक्ट को प्रॉपर नेविगेट नहीं करेंगे तो स्कल्प्टिंग आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपको क्या करके देखना है, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रोटेट करके देखना है। इसके लिए मैं माउस का जो लेफ्ट बटन है केवल उसको होल्ड करके रखा हूं और इस तरीके से आप मॉडल को रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जूम का, तो कंट्रोल के साथ आप राइट माउस बटन को यूज करें और आप जूम कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहां पे ऑल्ट के साथ लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके रखें तो आप पैनिंग कर सकते हैं, यानी अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरीके से ऑब्जेक्ट के व्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो सीखा वो क्या था, रोटेट करके देखना, जूम इन जूम आउट करके देखना, या फिर आप ऑब्जेक्ट को किस तरीके से पैन करेंगे, इस चीज को अभी हमने देखा है, ठीक है। अब इन सब चीजों को हमने समझ लिया और जैसे मैंने शुरुआत में ऑब्जेक्टिव बताया था कि हम ब्रश के भी कंसेप्ट को समझेंगे, तो अब चले जाते हैं ब्रश की तरफ, ठीक है। तो जी ब्रश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जैसे कि आप नाम में भी देख रहे हैं जी ब्रश, तो जी ब्रश का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसके ब्रशेस ही है, ठीक है। जी ब्रश के जितने भी ब्रशेस हैं इसको आप डिजिटल स्कल्पटिंग टूल की तरह समझ सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में जो स्कल्प्टर होता है उसके पास अलग अलग टूल्स होते हैं, वैसे जी ब्रश में भी अलग अलग ब्रशेस होते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश सेलेक्ट है, ठीक है। और अगर आप इस ब्रश को लेकर के इस पे चलाएं तो देखिए ये कह क्या रहा है, एक मैसेज दे रहे हैं कि टू इनेबल स्कल्पटिंग प्लीज कन्वर्ट दिस 3D प्रिमिटिव टू अ पॉलीमैथ 3D। ये कहां से करेंगे, इस जगह से। तो इस तरीके से मेक पॉलीमैथ 3D करते ही आप देखें तो अभी मैं इस पे ब्रश चला सकता हूं। यहां पे अभी हमारे पास ब्रशेस हैं, मैंने अभी एक ब्रश ले लिया मूव ब्रश। वैसे मैंने ब्रश लेने के लिए एक शॉर्टकट की यूज किया, शॉर्टकट है आपका BMV, ओके। तो BMV करते ही आपको ये मूव ब्रश मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम B प्रेस करें और S प्रेस करें तो आप देखो यहाँ पे वापस से आपको स्टैंडर्ड ब्रश मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, ओके। अभी मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश लेकर के रखा है और Z ऐड ऑन कर दिया है और यहाँ से वैल्यू इंटेंसिटी को थोड़ा कम करता हूं तो आप देखिए इस तरीके से ये धीरे धीरे इस तरीके से इसको जी ब्रश ऐड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से स्टैंडर्ड ब्रश यूज हो रहा है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप जी सब यूज कर ले तो ये देखिए अंदर की तरफ इसको दबाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको ब्रशेस यूज करना है। धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी शॉर्टकट की का यूज करके ब्रश एक्सेस करने का, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे BMV प्रेस किया तो मूव ब्रश आया, बस वैसे ही हर एक ब्रशेस के लिए आप शॉर्टकट बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो जो बेसिक ब्रशेस है जिसको आपको सबसे पहले शुरू में देखना है उसमें सबसे पहले तो यही आता है BS और उसके बाद U यानी कि स्टैंडर्ड ब्रश, ठीक है। इसका शॉर्टकट BSU है। वहीं अगर हम मूव ब्रश की बात करें तो BMV है। तो ये सारे बेसिक ब्रशेस है जिसको आपको शुरू में सीखना है। अगर आप क्ले बिल्डअप में जाना चाहते हैं तो BC और उसके बाद आप देखें क्ले बिल्डअप के लिए B लिखा हुआ है तो वापस से BCB यानी अभी आ चुका है क्ले बिल्डअप ब्रश, ओके। तो इसके अलावा एक और ब्रश है जिसको यूज करना आपको आना चाहिए, वो है आपका स्मूथ ब्रश, ठीक है। यानी अगर आप शिफ्ट होल्ड करके रखें और ब्रश को इस तरीके से मूव करें तो ये स्मूथ ब्रश आपको यहाँ पे मिल जाता है। वापस से शिफ्ट को छोड़ देता हूं मैं यहाँ पे, आप देखें चीजें ऐसी हो गई। तो बिगिनर्स जो होते हैं वो हमेशा सबसे पहले शुरू में स्कल्प्ट करते हैं, फिर स्मूथ करते हैं, फिर दोबारा स्कल्प्ट करते हैं और फिर से स्मूथ करते हैं। इससे जो फॉर्म है, जो फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हो थोड़ा वीक हो सकता है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। आपको ये प्रोसेस नहीं अपनाना है कि आप स्कल्प्ट करते जा रहे हैं फिर स्मूथ करते जा रहे हैं फिर स्कल्प्ट करते जा रहे हैं फिर स्मूथ करते जा रहे हैं।
जहां पे स्मूथनेस की जरूरत होगी केवल वहीं पे आपको स्मूथ करना है। ठीक है, तो जब भी आप ब्रश चलाएंगे तो ब्रश के जो दो इंपॉर्टेंट कंट्रोल है उसको आपको समझ लेना है। एक है ब्रश का साइज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके ब्रश का ड्रॉ साइज है, तो ये ड्रॉ साइज को आप समझ लें। और दूसरा ब्रश का जी इंटेंसिटी क्या होगा वो आप यहां से समझ लें। ठीक है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा ब्रश का अफेक्ट उतना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको शुरू में अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो बड़ा ब्रश लार्ज फॉर्म क्रिएट करने के लिए और छोटा ब्रश स्मॉल डिटेलिंग करते समय। और जी इंटेंसिटी जो है इसका मतलब क्या है कि ब्रश की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको इसको अभी प्रैक्टिस करके देखना है। शुरू में अभी आप बिल्कुल ये ना सोचे कि आप आते ही रजनीकांत बन जाएंगे और सारी चीजें क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा सा समय दें, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पर फिर भी अभी हम यहाँ पे छोटा सा बेसिक स्क्रप्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। इस फाइल को नो कर दिया मैंने। फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ, चलो स्फीयर 3D ड्रॉ कर लेता हूँ और टी प्रेस कर लेता हूँ जैसे कि मैंने बताया था। और उसके बाद इसको मेक पॉलीमैश 3D कर लेता हूँ ताकि स्कल्प्ट के लिए तैयार हो जाए। और बेसिक स्कल्प्टिंग करने के लिए मैं BSU यूज कर रहा हूँ यानी स्टैंडर्ड ब्रश। और यहाँ पे अगर मैं एक आई बनाना चाहूं तो मैं इस तरीके से इस पे शेप दे रहा हूं। आप देख सकते हैं एक आई का मैंने शेप दे दिया। ठीक है, अभी ये पॉलीमैश 3D तो हो चुका है बट इस पे जो मैश है ये थोड़ा कम है, तो अगर कंट्रोल डी कर देते हैं तो ये सब डिवाइड हो जाता है। आप देख सकते हैं इस पे अभी थोड़े मैश ज्यादा आ चुके हैं। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड ब्रश का यूज करके मैंने ये तैयार किया जो आप देख रहे हैं। अगर मैं इस पे जी सब के बदले जी ऐड कर दूं तो आप यहां पे देख सकते हैं ये हिस्सा उठने लगा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं इस पे एक और ब्रश यूज कर लूं जैसे BCB यानी कि क्ले बिल्डअप ब्रश और इसका जो ड्रॉ साइज है ये बढ़ा दूं तो आप देखें ये क्ले ऐड कर रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ यानी कीबोर्ड पे ऑल्ट होल्ड करके इसको इस तरीके से चलाऊं तो आप देख सकते हैं ये क्ले को इस तरीके से रिमूव कर रहा है। शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको यूज करूं तो ये स्मूथ कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी पे बी प्रेस करूं और पी प्रेस कर दूं तो ये पिंच का ब्रश मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आप इस तरीके से इसको शेप को पिंच कर सकते हैं। ओके, और ऐसे ही स्कल्पटिंग करते समय अलग अलग ब्रशेस का आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बिल्कुल जाते हुए समय पे ये भी बता दूं कि कुछ रूल्स हैं स्कल्पटिंग के जिसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आप चाहें तो इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। आपको समझना है बिग फॉर्म, मीडियम फॉर्म, फिर स्मॉल डिटेल। यानी जब भी आप स्कल्पटिंग का काम करेंगे तो सबसे पहले बड़े पार्ट्स को क्रिएट करें, फिर मीडियम पार्ट्स को क्रिएट करें और बिल्कुल आखिरी में जाकर के जो स्मॉल डिटेलिंग वाला पार्ट है उस पे काम करें। ठीक है, मतलब पहले बड़े लार्ज शेप पे अच्छे से काम कर लें, उसके बाद मीडियम शेप पे काम करें और उसके बाद स्मॉल डिटेल पे काम करें। यानी कि अगर आप ह्यूमन फेस बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको हेड का जो फेस है उस पे काम करना है। जैसे कि भी मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर लेवल पे आ गया मैं, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग में। और यहाँ पे अभी मैं BMV यानी कि मूव ब्रश ले लिया और ब्रश की साइज को मैंने बढ़ा दिया। तो देखिए अभी जो मेथड यूज कर रहा हूँ ब्रश की साइज बढ़ाने के लिए, इसके लिए मैंने कीबोर्ड पे S प्रेस करके रखा है और साइड व्यू पे आ गया मैं। आप देख सकते हैं शिफ्ट के साथ अगर आप लेफ्ट माउस बटन यूज करें तो बिल्कुल आप व्यू को स्विच कर सकते हैं, फ्रंट पे आना है या फिर साइड पे आना है। और यहाँ पे अभी मैं इसका जो फेस का लार्ज फॉर्म है वो थोड़ा तैयार करता हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने अभी शेप का लार्ज फॉर्म तैयार किया। ठीक है, पर यहाँ पे अभी मैंने सिमिट्री ऑन नहीं किया। अब सिमिट्री ऑन नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक्चुअल में जब सिमिट्री आप ऑन करते हो, ठीक है, तो अभी आपको केवल एक ब्रश दिखाई दे रहा है
पर यहाँ पे अगर मैं सिमिट्री ऑन कर दूं तो मेरे को यहाँ पे 2 ब्रशेस दिखाई देंगे। ठीक है, अभी साइज थोड़ा कम कर लेता हूं। इस बार ब्रश के साइज को कम करने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं और यहाँ पे आप देखें 2 ब्रशेस एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ब्रश की साइज थोड़ी बढ़ाते हैं और अभी साइड व्यू पे चलते हैं पहले, और उसके बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से मूव करता हूं। तो पहले मैंने लार्ज फॉर्म बनाया फेस का, हेड का, इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं रेफरेंस के तौर पे इस इमेज को ही देख रहा हूं, इसको लेकर के मैंने कुछ ऐसा शेप बनाया। ठीक है, आप भी शुरुआत में बिल्कुल इसकी हेल्प ले सकते हैं। और अभी आप देखें शेप कुछ ऐसा बन गया है। अब फ्रंट से भी मैं इसको थोड़ा इस तरीके से प्रेस कर देता हूं, मूव कर देता हूं। ऐसा चीन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा इस तरीके से नैरो कर लेता हूं। तो इस तरीके से मैंने अभी फेस का एक लार्ज फॉर्म बनाया है। ठीक है, फिर मीडियम फॉर्म की बात करें तो उसमें क्या आता है आपका एक्चुअल में, जैसे अभी यहाँ पे आई का पार्ट तैयार करना है तो इसके लिए मैं ले लेता हूं BCB क्ले बिल्डअप, और ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे इस तरीके से आई का एक सॉकेट बनाया और सिंपल ड्रैग करके नोज का पार्ट बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपको मीडियम जो फॉर्म है उस पर काम करना है। यहाँ पे अगर ईयर रेडी करना है, कान रेडी करना है, तो ये मैंने कान के लिए क्ले बना लिया थोड़ा। तो इस तरीके से चीजों को आगे लेकर के चलना है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्मूथ ब्रश का यूज नहीं किया है, यानी कि जब मैं शिफ्ट के साथ ब्रश को इस तरीके से मूव करूंगा तो ये आपका यहाँ पे स्मूथ ब्रश यूज होगा। अब शुरुआत में बिगिनर्स यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं इसी तरीके से स्कल्प्ट करते जाते हैं और स्मूथ करते जाते हैं। इससे क्या होता है, जो फॉर्म है जो आपने क्रिएट किया है वो धीरे धीरे बदल जाती है। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान देना है। तो चलिए अभी आपका पहला प्रैक्टिस तो यही है कि आप इंटरफेस को अच्छे से एक्सप्लोर करें, बेसिक 3D टूल्स को यानी प्रिमिटिव को क्रिएट करके देखें, उसे पॉलीमैश 3D में कन्वर्ट करें, अलग अलग जो ब्रशेस हैं उनको अप्लाई करके देखें और एक सिंपल सा लार्ज फेस का जो मॉडल है उसका स्कल्प्ट करके देखें। तो इतना प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए तो हम अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे जहां पे हम और भी चीजें सीखेंगे इस ZBrush का। पर आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीजें समझ आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।